हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज की क्लास में हम लोगों को करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी किस तरीके से की जाती है। सिंपल सी बात है सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हैं हम ऐसी इनकम जो किसी और सोर्स में नहीं आती, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी में ये नहीं आती, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं आती, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आती। तो ऊपर कवर चार हेड्स में से अगर कोई इनकम किसी भी हेड में नहीं आती और ये चार्जेबल टू टैक्स है, यानी कि इसके ऊपर टैक्स लगना भी मुकर्रर है, ठीक है जी, तो ऐसी इनकम जो है वो चार्जेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दो चीजें हमारे पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली है हमारे पास में गिफ्ट और दूसरा है डीम्ड डिविडेंड, जो कि हमसे आमतौर पे ये पूछा जाता है अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हम क्वेश्चन देखें तो बच्चों, अब पहले हम शुरू करेंगे जी गिफ्ट से, यानी कि टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट को हम अपने साथ में पहले जो है वो करेंगे। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट किस तरीके से होती है, आइए देखते हैं, करते हैं अपने पास में सर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। आप मेरे साथ में डायग्राम बनाइएगा और उसी हिसाब से हम लोग जो है वो करेंगे। ठीक, तो चलिए बनाते हैं गिफ्ट। अब जो गिफ्ट है वो बच्चों हमें मिलता है तीन तरीके से। जब हम बात कर रहे हैं गिफ्ट की यहाँ पे, तो ये गिफ्ट जो है हमारा, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना है सर। एक तो मनी यानी कि पैसा, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और तीसरा सर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है सर, पहला पैसा, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर, अगर हमें कहीं से एज अ गिफ्ट मनी रिसीव होता है और सारे के सारे गिफ्ट्स को मिलाकर के मतलब क्या है कि हमें पैसा रिसीव हुआ अलग अलग लोगों से। मुझे ए ने पैसा दिया, बी ने दिया, सी ने दिया, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ऑल ट्रांजैक्शंस की, यानी कि सब लोगों से मिला करके। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, इफ टोटल गिफ्ट्स इन मनी इज मोर देन ₹50,000 then it is chargeable to tax, then it is taxable। याद रखना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला टोटल गिफ्ट्स इन मनी इज मोर देन 50,000। टोटल गिफ्ट्स का मतलब क्या है, सारी ट्रांजैक्शंस को मिला करके देखूंगा सर, ऑल ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को मिला करके बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने दिया, डी ने दिया, बहुत से लोगों ने मेरे को बहुत सारा पैसा दिया। ठीक है सर, ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके सर, समझ में आ गया। अब सर अगला है हमारे पास में मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, विच इज नॉट अटैच्ड टू लैंड और बिल्डिंग, ठीक है जी। ओके सर, अब इसके अंदर भी हमें ना सारी की सारी ट्रांजैक्शंस देखनी है, तो मैं यहां लिख देता हूं ऑल ट्रांजैक्शंस। ठीक, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। अब इसके प्रोविजन क्या कहते हैं सर, मूवेबल प्रॉपर्टी जो मेरे को मिलेगी, मालूम नहीं मैंने अभी क्या बोल दिया। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है विच इज नॉट फिक्स टू लैंड और बिल्डिंग, ठीक है जी, ओके।
ध्यान नहीं है मैंने अभी अभी क्या बोल दिया, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, हमें दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट सीखना है। एक तो है सर यहाँ पे फ्री में मिल गई सर हमें मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और दूसरा है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गई, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री का मतलब हुआ कोई पैसा नहीं देना पड़ा हमारे को। आपने मुझे कोई कैपिटल एसेट दे दी, कोई कैपिटल एसेट दे दी, तो आपने क्या नाम है, अगर मेरे को कुछ कैपिटल एसेट दे दी और फ्री में दे दी, तो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैपिटल एसेट से याद आया, ये गिफ्ट जो है ना सर, ये कैपिटल एसेट ही होने चाहिए। कैपिटल एसेट्स कौन से, जो हमने सर कैपिटल गेन में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सीखे थे, ठीक है ना, वही वाले कैपिटल एसेट्स हैं। यानी कि आप मेरे को शर्ट्स दे देते हैं फ्री में, तो ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या ये प्रॉपर्टी है? नहीं सर, मूवेबल के आगे प्रॉपर्टी वर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप मुझे गाड़ी दे रहे हैं, जैसे फ्री में दे रहे हैं, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास में क्या है फ्री का, फ्री के बारे में रूल्स क्या कहते हैं, फ्री के बारे में सर हमारे रूल्स कहते हैं कि इफ फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन ₹50,000 then full amount shall be taxable। बात समझ में आई कि सर अगर 50,000 रुपए से ऊपर की कोई भी चीज बहुत से लोगों ने, ए ने, बी ने, सी ने, अलग अलग लोगों ने, सारे गिफ्ट्स को मिला करके अगर मैं क्या कर देता हूं, सारे गिफ्ट्स को मिला करके अगर मैं मर्ज कर देता हूं, ऑल ट्रांजैक्शंस बोला मेरा मैंने, सारे गिफ्ट्स को मिला करके अगर मैं मर्ज कर देता हूं, तो मुझे चेक करना है, और वो सारे के सारे क्या मिले, मेरे को फ्री में मिले हैं। और इसकी वैल्यू, ऑल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर चली जाती है तो क्या हो जाता है सर, टैक्सेबल हो जाता है। सर 50,000 से नीचे रह गई तो फिर टैक्सेबल नहीं है, फिर टैक्सेबल नहीं है। और आप गलती से भी एक काम मत कर देना जो सैलरी चैप्टर के अंदर आपको आदत पड़ी हुई है, सर 52,000 के गिफ्ट मिले हैं, अच्छा सर 2,000 टैक्सेबल कर दिया, एक्सेसिव पार्ट टैक्सेबल कर दिया। ऐसा नहीं है गुरुजी, मैंने क्या लिखा है उसको देख लो अच्छे से। कहने का मतलब ये 50,000 से ऊपर गए सारे के सारे ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है सर, बात ही खत्म, हमें कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है सर। अब डिस्काउंटेड वाले की बात देखते हैं कि अगर गिफ्ट जो मिला है वो मेरे को, आपने गिफ्ट तो दिया है लेकिन उसके लिए मुझसे कुछ पैसा चार्ज कर लिया, उसी को हम कहते हैं ना डिस्काउंटेड गिफ्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसीडरेशन पेड, ठीक है जी। कंसीडरेशन जितनी मैंने आपको दी है, ठीक है, अगर वो इज मोर देन ₹50,000 देन द डिफरेंस इज टैक्सेबल। तो हम इसको क्या कहते हैं सर, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, बात समझ में आ गई कि आपने मेरे को, मैंने कोई चीज थी, सबसे पहली चीज तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। लेट्स से वो 90,000 रुपए की चीज थी और आपने मेरे को 90,000 रुपए की चीज जो थी वो मुझे आपने दे दी कितने में सर, 20,000 रुपए में। अब डिफरेंस कितना है सर, 70,000 है। 70,000 50,000 से ज्यादा है, हाँ सर 70,000 50,000 से ज्यादा है, तो 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा मेरे हाथ में, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसके प्रोविजन थोड़े ज्यादा है। और यहां अपने को लेनी है क्या सर, सिंगल ट्रांजैक्शन।
सिंगल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग हर बंदे ने, बहुत से लोगों ने मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी दी, लैंड दिया, ठीक है जी। तो लैंड दिया, अलग अलग लोगों से अलग अलग मिले हुए लैंड के टुकड़े की मैं बात करूंगा यहाँ पे। वहां पे क्या था, ऑल ट्रांजैक्शंस थी, सब ट्रांजैक्शन को मर्ज कर दो, एवरेज निकालो, यहाँ पे हर एक का अलग अलग ख्याल रखूंगा। ओके सर, तो सिंगल ट्रांजैक्शन के बारे में हम क्या कह रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी। आ जाओ जी, अब इसको भी सीख लेते हैं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसके अंदर लगता है सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन। हाँ सर, हमने आपके साथ कैपिटल गेन पढ़ा है, हमें याद है स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन। इसके लिए क्या चीज एप्लीकेबल होगी सर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन, SDV। अब इसके प्रोविजन लिखो। ये भी मिलती है हमारे को दो तरीके से, या तो फ्री और या फिर डिस्काउंटेड। फ्री का मतलब तो समझ में आ गया ना अपने को, मुफ्त में दे दिया सर लैंड का टुकड़ा। और डिस्काउंटेड का मतलब क्या है, डिस्काउंटेड का मतलब है सर डिफरेंस बिटवीन SDV एंड कंसीडरेशन पेड। ठीक है जी, ये मतलब है। ओके सर, ठीक है। अब पहले तो फ्री वाले को देख लेते हैं, बहुत आसान है कि इफ SDV is more than ₹50,000, प्रॉपर्टी जो थी उसकी SDV जो थी वो 50,000 से ज्यादा थी, और ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी आपने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, तो ये हमारे हाथ में, मेरे हाथ में क्या हो जाएगी जी, टैक्सेबल हो जाएगी। इफ SDV इज मोर देन ₹50,000 देन फुल वैल्यू, that is SDV is taxable। ठीक है जी, इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। ओके सर, ये बात तो आ गई हमें समझ। आ जाओ जी, अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिली है कोई प्रॉपर्टी तो उसका क्या होगा, उसके लिए हम करेंगे सर हायर ऑफ। अब ध्यान से लिखना इसको, हायर ऑफ ए, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। हायर ऑफ ए कितना, ₹50,000, और बी सर 10% ऑफ कंसीडरेशन। आपकी बुक्स में ना 5% लिखा हुआ है, मेक इट 10%, मैं भी रेक्टिफाई करवा दूंगा। 10% ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है जी, 10% ऑफ कंसीडरेशन। इन दोनों का हायर लेना है अपने को, इन दोनों का हायर लेना है अपने को। मैंने यहां लिखा है ना हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन। अगर वो दोनों में से जो हायर है, इन दोनों में से जो हायर है वो डिस्काउंट से ज्यादा है, मतलब कि वो हमारे पास में, चलो एक ना क्वेश्चन करते हैं, उससे एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है, फिर उसके बाद में इस लाइन को आगे पूरा कर देंगे। एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में जो SDV है वो है सर 23 लाख रुपए, और मैंने कंसीडरेशन जो पे की है, कंसीडरेशन जो मैंने पे की है वो की है सर 20 लाख रुपए। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है सर कि 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। हाँ सर, 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब रूल क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं सर कैसे टैक्सेबल करें। रूल्स कहते हैं कि हायर ऑफ A पॉइंट 50,000, B पॉइंट 10%
ऑफ कंसीडरेशन। भाई 10% ऑफ कंसीडरेशन कितना हुआ सर? 20,000 है कंसीडरेशन, तो हमारे पास में कितना आ गया सर? 2 लाख। तो इन दोनों में से कौन जीत गया सर? सर इन दोनों में से 2 लाख रुपए जीत गए। अब लाइन पूरी करता हूं मैं कि इफ, अब लिखना जरा इस चीज को, इफ रुपीज 3 लाख क्या था सर? डिफरेंस था, इज मोर देन रुपीज 2 लाख। वो कहां से आया? ये आया सर। देन फुल अमाउंट दैट इज रुपीज 3 लाख shall be taxable। ठीक है जी, shall be taxable, ये रूल्स कहते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला? हमने इसके हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ लिया कि रूल्स क्या बोलते हैं। कहते हैं इन दोनों का हायर देखो। किसका हायर देखें? 50,000 का या फिर 10% ऑफ कंसीडरेशन। इन दोनों का हायर यदि उस डिस्काउंटेड अमाउंट से ऊपर है, ठीक है जी, डिस्काउंट अगर मतलब कि इन दोनों का, ये दोनों का हायर 2 लाख रुपए, ये दोनों का डिफरेंस क्या है जी? 2 लाख रुपए है। अगर हमारा डिस्काउंट, ठीक है जी, अगर हमारा डिस्काउंट 3 लाख रुपए जो है वो इस 2 लाख रुपए से ऊपर है, ठीक है जी, इस 2 लाख रुपए से ऊपर है, तो उस केस में हमारे पास में टैक्सेबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहां पे ना एक चीज तो पहले थी और उनके साथ में, दूसरे पॉइंट्स के साथ में कॉमन थी, क्या? 50,000। फिर सरकार ने इसके ऊपर 5% का और मार्जिन दे दिया, 5% का मार्जिन दिया, और उसके बाद में अब बढ़ा करके इसको 10% कर दिया गया। तो कहने का मतलब क्या? 10% की इधर उधर हेर फेर चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कंक्लूजन में कि इफ डिस्काउंट अमाउंट दैट इज रुपीज 3 लाख, 3 लाख को भी छोड़ दो, इफ डिस्काउंट इज मोर देन दीज टू अमाउंट देन इट शैल बी टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। ठीक है जी, ओके, ये कहते हैं जी हमारे पास में हमारे रूल्स। ठीक है सर, अब इसी चीज को आगे, अब ये पूरा का पूरा आपके सामने दिया हुआ है, आप चाहें इसको उतार सकते हैं, पूरा का पूरा दिया हुआ। ठीक, अच्छा जी, अब सर इसके साथ में ना हमें ना याद आ जाता है, एसडीवी के साथ में हमें याद आ जाता है सर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अपने को याद आ जाता है, और कैपिटल गेन याद आ जाता है एसडीवी के अंदर, तो अपने को साथ में एक चीज और याद आ जाती है, प्रोविजन रिलेटेड टू एसडीवी। याद है हम लोगों ने एक चीज की थी, हमने कैपिटल गेन के अंदर पढ़ा था कि सर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे अगर एसडीवी अलग अलग हो तो कौन सी एसडीवी को हम कंसीडर करते हैं। बस वही प्रोविजन यहाँ पे भी पढ़ने हैं हमें। तो ऊपर हेडिंग लिखिएगा जी, हेडिंग लिखिएगा, और ये किसके लिए हेडिंग है? ये एसडीवी के लिए ही है। ठीक है, और इसको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से लिखना भी है। मैं लिखवाऊंगा प्रोविजंस या फिर रूल्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी regarding SDV, stamp duty valuation, as on the date of agreement and date of registration। ठीक है सर, आ जाओ इस चीज को समझते हैं, ध्यान से समझेंगे।
सर मान लो 1/4/2021 है, इस दिन 1/4/2021 के दिन मैं आपसे आपका मकान लेने के लिए, आपका फ्लैट लेने के लिए पहुंचा और हमारे बीच में एग्रीमेंट फाइनल हो गया। ये क्या हुआ? डेट ऑफ एग्रीमेंट फाइनल हो गया सर। हमने कहा ठीक है जी, मैंने कहा मेरे को आपका मकान पसंद है, मैं खरीदना चाहता हूँ। ठीक है सर। अब ऐसा कह करके मैंने आपको ना डाउन पेमेंट दे दी, डाउन पेमेंट दे दी। कितने की दे दी? लेट्स से सर मैंने आपको ₹30,000 दे दिया, टोकन मनी, बयाना दे दिया। मैंने कहा लो सर, ये लो सर आपका क्या नाम है टोकन मनी। और मैंने इसको आपको पता है कैसे दिया? बाय अकाउंट पेई चेक। क्रॉस चेक से नहीं दिया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया होगा। ठीक है जी, एनईएफटी करवा दिया होगा मैंने आपको। ठीक है सर। अब इस दिन पे जो थी ना, अब कमाल की बात जो देखनी है, इस दिन पे थर्ड पॉइंट एसडीवी जो था ना, वो हमारे पास था सर 9 लाख रुपए, ₹9 लाख। ओके, अब डेट आई पेमेंट की, रिमेनिंग पार्ट की। 30/4/2021 को मैं आपके पास में आया, और ये कौन सी डेट थी? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की थी, रजिस्ट्री करवानी थी मकान की मेरे नाम पे। ठीक है जी। और मैंने आपको रिमेनिंग अमाउंट भी पे कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट पे कर दिया। ओके सर। अब मजे की बात, इस दिन एसडीवी है ना बढ़ गई। इस दिन एसडीवी कितनी हो गई? इस दिन एसडीवी हो गई सर मान लो 10 लाख। ठीक है जी, इस दिन एसडीवी हो गई हमारे पास में 10 लाख रुपए। अब रूल ये कहते हैं कि अगर मान लो मैं इसको 7 लाख रुपए में खरीद लेता हूं आपसे, अगर मैं इसको 7 लाख रुपए में खरीद लेता हूं, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि सर कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा या नहीं? ओ सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। आपने 9 या 10 लाख की इमूवेबल प्रॉपर्टी को 7 लाख में ले लिया है। सर ये क्या बोल रहे हो? 9 या 10 लाख की प्रॉपर्टी को 7 लाख में ले लिया है? सीधा बोलो ना सर, 9 लाख की प्रॉपर्टी को 7 लाख में ले लिया है, या फिर 10 लाख की प्रॉपर्टी को 7 लाख में ले लिया है? तो सर यहाँ पे रूल्स क्या कहते हैं? यहाँ पे रूल्स ये कहते हैं कि सर अगर आपने, रेड पेन से मैंने जो लिखा था ना, इसी वजह से लिखा था कि अगर आपने, रूल्स क्या कहते हैं यहाँ पे, जो कैपिटल गेन में थे वो यहाँ पे भी हैं। क्या कहते हैं रूल्स? कहते हैं सर अगर आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कोई डाउन पेमेंट कर दिया, और वो भी अकाउंट पे ही चेक से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो आपकी जो कंसीडरेशन है, जो आपकी एसडीवी उस दिन की थी ना डेट ऑफ एग्रीमेंट पे, वही कंसीडर की जाएगी। ठीक है। अब आगे लिख देता हूं इसका पूरा, इसको पूरा मैं लिख देता हूं कि मान लीजिए एसडीवी, अब मैं यहां पे क्या कहूंगा? एसडीवी टू बी कंसीडर्ड। सर कितनी? 9 लाख। सिक्योर हो गया ना मैं उस दिन, फंसते फंसते बच गया। अच्छा जी, अब मैंने आपको मान लो टोटल अमाउंट जो था, इफ टोटल अमाउंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉज 7 लाख, 7 लाख रुपए था। तो अगेन हम वही चलेंगे कि हाँ सर चेक कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे। एक तो 50,000 और दूसरा 10% ऑफ 7 लाख, यानी कि दोनों का हायर क्या है? 70,000। क्या 70,000 एक तरफ रख दिया मैंने। अब मैं देख रहा हूं जी अपना डिस्काउंट। अब मैं अपना डिस्काउंट देख रहा हूं। डिस्काउंट कितना है मेरे पास में? सर डिस्काउंट है मेरा, दिखाई दे रहा है मेरे को, 9 लाख माइनस 7 लाख, 2 लाख। क्या 2 लाख रुपए 70,000 से ज्यादा हैं? अगर हाँ तो ये टैक्सेबल है, अगर ना तो ये टैक्सेबल नहीं है। तो सर हाँ ही है हमारा जवाब। तो हम क्या लिखेंगे? देन ₹9 लाख माइनस 7 लाख
is equal to 2 lakh shall be taxable in the hands of recipient as income from other sources, और वो दोनों चीजें हमने चेक करके देख लिया कि हाँ वहां पे कितना आता था सर, 70,000 रुपीज आता था। ये तो था जी हमारा पॉइंट नंबर 1। आ जाओ जी अब पॉइंट नंबर 2 देख लें। कैपिटल गेन के अंदर इसी पॉइंट की हमने एक्सटेंशन देखी थी। क्या एक्सटेंशन देखी थी? हमने एक्सटेंशन देखी थी सर कि हमारे पास में अगर एसएससी जो है वो एसडीवी की वैल्यू से खुश नहीं है, मतलब वो कहता है सर आपने खामगा में एसडीवी इतनी लगाई हुई है, गवर्नमेंट को वो ब्लेम कर रहा है, कहता है आपने ना खामगा में इतनी एसडीवी लगाई हुई है, मैंने जो इसको अपनी प्रॉपर्टी को कम दाम पे बेचा है तो मैं पागल थोड़ी हूं। 9 लाख रुपए की चीज को मैं क्या नाम है बेच रहा हूं 7 लाख रुपए में, और खरीदने वाला उसको खरीद भी रहा है। आप खरीदने वाले के ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज अ टैक्स लगा रहे हो या फिर मेरे ऊपर कैपिटल गेन लगा रहे हो, तो आप सोच करके बताओ ना आप काम क्या कर रहे हो। हमने कहा जी कहने वाली बात ये है कि कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी को जब तक अनलेस एंड अनटिल कोई सेटिंग नहीं होती आपस में उन दोनों की, ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को कम पे नहीं बेचना चाहता। तो ना अब ये चीज है ना असेसिंग ऑफिसर के सामने गई, असेसिंग ऑफिसर का दिल पिघल गया, कहते हैं हाँ यार एक बार ये एसएससी की बात सुननी चाहिए। ये जो कह रहा है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को कम दाम पे बेचा और खरीदने वाले ने भी कम दाम पे लिया है, तो कोई तो काम होगा, एक बार आप इसकी वैल्यूएशन करवा लो। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजा, जाओ जी चेक करके आओ सच में इतनी प्रॉपर्टी इनकी कम वैल्यू किया, कहीं हमने एसडीवी ज्यादा तो नहीं लगा रखी। वैल्यूएशन ऑफिसर जाता है और वैल्यूएशन ऑफिसर चेक करके आता है और कहता है हाँ सर जितनी हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी ना उससे कम है आज के दाम, आज का क्या नाम है एसडीवी से वैल्यू जो है वैल्यूएशन ऑफिसर ने कम बता दी। तो फिर कौन सी वैल्यू कंसीडर की जाएगी, जो कम वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो कम वैल्यू बताई थी वही कंसीडर की जाएगी, फिर हम एसडीवी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब की बार डिफरेंस किसके बीच में देखेंगे, वैल्यू जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई जो कि एसडीवी से कम थी, ठीक है जी, वैल्यू जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई और जितनी कंसीडरेशन पे की गई थी उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो चलो अब इस चीज को, ये चीज हमने कैपिटल गेन में भी की थी, तो अब इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। आओ सर लिखवा दो हमें, इफ एसडीवी इज डिस्प्यूटेड, ठीक है जी, अगर एसडीवी डिस्प्यूटेड है देन असेसिंग ऑफिसर में रेफर वैल्यूएशन ऑफिसर वीओ, ठीक है जी। और इसके बाद अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू है वो कम है एसडीवी से, देन वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर शैल बी कंसीडर्ड, shall be considered, ठीक है जी, ओके। ये हो गया हमारे पास में पूरा। आ जाओ अब इस चीज को ना यहां पे पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या है, क्या लिखा हुआ है इधर, क्या लिखा हुआ है सर इधर, चेक करें। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है इधर, इधर लिखा हुआ है सर कि अगर हमारे को कैश गिफ्ट मिले और सारी की सारी ट्रांजैक्शन से ये अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हुआ तो सारी की सारी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। डन, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और एग्रीगेट वैल्यू मतलब सारी ट्रांजैक्शंस को मिला करके
हमें ये प्रॉपर्टी फ्री में मिली है। पहला केस किसका? फ्री का है, ठीक है जी। और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है? 50,000 से ज्यादा है इस मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उस केस में पूरा का पूरा अमाउंट क्या है? टैक्सेबल हो जाएगा। अगर फ्री में मिला है तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू। कंसीडरेशन तो दी नहीं। अगर कंसेशनल बेसिस पे हमने इसको जो है वो हमें किसी ने दिया है, यानी कि हमने लिया है कंसेशनल बेसिस पे, और कंसेशन जो है वो 50,000 से ऊपर है, मोर देन कंसेशन, यानी कि डिस्काउंटेड अमाउंट जो है वो 50,000 से ज्यादा है, तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे यही लिखा हुआ है कि वैल्यू या डिस्काउंट रिसीव लेस देन 50,000 देन इट इज नॉट टैक्सेबल। हाँ सर, उसका वही तो मतलब होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं जी? एसडीवी देखते हैं। एसडीवी अगर 50,000 से ऊपर है और ये चीज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। दूसरा, ये मैंने आपको समझाया था, अगर कंसेशनल बेसिस पे मिला है तो हम क्या चेक करेंगे? 50,000 और 10%। यहाँ पे अपनी बुक के अंदर जरा ठीक कर लो इसको, 5 का 10 बना दो, ठीक है जी। 10% ऑफ कंसीडरेशन लेंगे। अगर उन दोनों का हायर जो है उससे ज्यादा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट टैक्सेबल हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, यही चीज लिखी हुई है ना कि इफ डिस्काउंट इज हायर देन दीज टू, 50% और 10% ऑफ कंसीडरेशन, 10% ऑफ कंसीडरेशन, तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट इज टैक्सेबल। डन, ओके। अच्छा सर, एक करेक्शन और करना, यहां पे बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ लिखा हुआ है ना, इसको पकड़ करके क्या कर दो? एनी पर्सन कर दो, एनी पर्सन, ठीक सर। अच्छा, अब कुछ चीजें यहां पे लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है कि सर अगर हम इन लोगों से गिफ्ट ले लेते हैं तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। फॉलोइंग गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट। कितना भी गिफ्ट ले लो इन लोगों से। अरे सर, हम तो फिर इन्हीं लोगों को पकड़ने वाले हैं। अब वो कौन कौन लोग हैं जिसको कि आप पकड़ेंगे? नंबर 1 तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, और रिलेटिव हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिलेटिव की डेफिनेशन को। ये नीचे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ रिलेटिव, मीनिंग ऑफ रिलेटिव लिखा हुआ है, आप रिलेटिव को पढ़ लेंगे यहां से, ठीक है सर। इतना काम तो मैं तुम्हारे पे सौंप ही सकता हूं। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव से कोई, जो रिलेटिव नीचे बताए गए हैं, रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट मिलता है सर, कितने का भी मिले, एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं। ओके सर। अच्छा, अब अगला क्या लिखा हुआ है? इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। एक पर्सन है, जाने वाला है बेचारा, पास बुलाता है अपने नौकर को, आजा तेरे नाम पे सारी की सारी प्रॉपर्टी कर देता हूं, नौकर खुश। तो ऐसा डोनेशन या ऐसा गिफ्ट कितने का भी हो, इन कंटेम्पलेशन ऑफ दैट के अंदर सर एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ये बड़ा प्यारा है, और यहाँ पे ना पॉइंट अलग अलग तरीके से कई एग्जाम्स के अंदर बनाए गए हैं। सर क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ना शादी पे मिलने वाले गिफ्ट है ना, एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है, IFOS के अंदर नहीं आएंगे। बड़ा मजा आ गया सर सुन करके। मैं इसी टेंशन में चल रहा था सर, या फिर मैं इसी टेंशन में चल रही थी कि हे भगवान, गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं, और गिफ्ट टैक्सेबल होंगे तो शादी पे तो पता नहीं कितने गिफ्ट मिलते हैं। नहीं, शादी पे गिफ्ट जो है वो एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। डन। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई। चलो, अब एक ना पॉइंट घुमा करके कभी कभी पूछता है, कहता है जी मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पे एग्जम्प्ट है, मैरिज एनिवर्सरी पे एग्जम्प्ट नहीं है। सर दोबारा शादी करा दी हमने, दोबारा शादी करा दी मतलब किसी और पर्सन से, डिवोर्स लेने के बाद, यानी कि वो मैरिज भी क्या होनी चाहिए, वो मैरिज भी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, वो इलीगल मैरिज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लगा देते हैं सर मुस्लिम एक्ट और हिंदू एक्ट, हिंदू एक्ट हो चाहे मुस्लिम एक्ट हो, जो वैलिड मैरिज है हम उसी वैलिड मैरिज की बात कर रहे हैं, और उसी मैरिज पे मिले हुए गिफ्ट हमारे एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। सर एंगेजमेंट, आज नहीं तो कल ये मेरी अपनी बन ही जाएगी, तो आज गिफ्ट दे सकता हूं क्या? दे दो, टैक्सेबल हो जाएगा। एंगेजमेंट नहीं लिखा, मैरिज लिखा है। तो बात दरअसल इतनी है कि मैरिज चेक करनी है,
मैरिज एग्जिस्टेंस में है तो बात खत्म, नहीं तो टैक्सेबल। अच्छा सर, अच्छे से समझ में आ गया। फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट कैसे मिलता है? सर कोई अच्छा काम करता है या भगवान ना करे किसी के साथ में कोई हादसा हो जाता है तो लोकल अथॉरिटीज से हमारे को डोनेशंस मिलती हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे गिफ्ट बोला है। अंडर द विल और बाय इनहेरिटेंस, यानी कि पूर्वजों से कोई संपत्ति मिले उसके ऊपर नहीं है सर टैक्स। फ्रॉम रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, फ्रॉम रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे को अगर गिफ्ट दे रही है टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय ट्रस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, तो उसी का रिवर्स है ये। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि ट्रांसफर ही नहीं मानी गई उसको टैक्सेबल कैसे कर देंगे सर? ओके ठीक है। अच्छा, ये वो वाले 2 पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफिसर और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में बताया था। यहाँ बुक के अंदर तो लिखा हुआ है जी रेफर कैपिटल गेन, लेकिन फिर भी देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये सारा का सारा पॉइंट करवा दिया है। बुक पे ही लिख लो, चाहे कॉपी पे लिख लो, चाहे कहीं भी लिख लो, दिमाग पे लिखा होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ओके। अब एक करते हैं सर क्वेश्चन, एक करते हैं अपने पास में क्वेश्चन। आ जाओ जी, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर, कैश गिफ्ट ऑफ ₹75,000 ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज। बोलो जी सर टैक्सेबल है क्या? नहीं सर, मैरिज लिखा हुआ है, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। अच्छा जी कोई बात नहीं। बुलियंस जिसकी की फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 थी, बर्थडे पे मिला है, 50,000 से ऊपर है, हाँ सर है, सर टैक्सेबल है, बात खत्म। बर्थडे हमें नहीं देखना, खुशी के हर मौके को तुमने एग्जम्प्ट करने की सोच लिया, ऐसा नहीं है। ए प्लॉट ऑफ लैंड, दिमाग में लाना, प्लॉट ऑफ लैंड लिखा है, लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या चेक करोगे, क्या चेक करोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर? सर एसडीवी चेक करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होता इसमें। ए प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद 1 जुलाई 2018 को ट्रांसफर किया, हमारे को मिला 5 लाख रुपए ऑन द डेट। ठीक है जी, एसडीवी जिसकी थी 5 लाख रुपए थी उस दिन पे। मिस्टर बी परचेज द लैंड इन अप्रैल 2018। ठीक है जी, इसको क्या नाम है 2018 में उन्होंने खरीदा था, आज हमारे को जो है जिसकी एसडीवी 5 लाख थी वो हमें दे दिया। अब यहाँ नहीं लिखा हुआ कि कंसीडरेशन मैंने कितनी पे की उसको, कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या मानेंगे सर? ये ना फ्री में मिला है, और फ्री में मिला है 50,000 से ऊपर है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, हाँ सर 5 लाख है लिखा हुआ है, सर टैक्सेबल हो जाएगा, 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा सर आओ इसको देखते हैं। ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड, मिस्टर परचेज किया ना, बोला है ना वहां पे, ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु वाज आल्सो अ डीलर इन शेयर। इसको जरा ध्यान से देख लेना, अच्छे से देख लेना, ये ना बंदा क्या था जी, डीलर था शेयर्स में। ओके, 1000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट 400 ईच ऑन 29 जून 2018। फेयर मार्केट वैल्यू इसकी कितनी थी? पहले तो ये चेक कर लो सर, मूवेबल है कि इमूवेबल है? सर इमूवेबल है। ठीक है, तो इसके अंदर फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी सर? 600 थी, और कितने में दे दिया सर? 400 पे दे दिया, डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया, हाँ सर डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया। मिस्टर ए सोल्ड दी शेयर इन कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर उन्होंने बेचे हैं। सर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी पर्सन का स्टॉक इन ट्रेड है ये, तो उसके साथ में, अब नीचे देखो यहाँ पे क्या आंसर लिखा हुआ है, तमीज से आंसर के साथ में, डिफरेंस ऑफ ₹2 लाख इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। 201 पे था ना, 1000 थे, तो 200 इंटू 1000 2 लाख रुपए। द डिफरेंस ऑफ ₹2 लाख इन द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर सी ए डीलर ऑफ शेयर इज नॉट टैक्सेबल एज इट रिप्रेजेंट स्टॉक इन ट्रेड। मैंने क्या बोला था शुरुआत में, क्या बोला था भैया? वो चीज कैपिटल गेन के क्या नाम है IFOS के अंदर होगी, लेने वाले बंदे के लिए
जब ये कैपिटल एसेट होगी। देखो ये गिफ्ट में लिखा था ना, सबसे ऊपर लिखा था कैपिटल एसेट। और स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट है क्या? नहीं सर, कैपिटल गेन के अंदर हमने पढ़ा था। तो सर यही है इसका जवाब कि नहीं सर नहीं है ये, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड माना गया। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? फर्दर ऑन 1 नवंबर 2018 मिस्टर ए टुक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि बिल्डिंग है, यानी कि क्या है ये सर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बुक्ड बाय हिम 2 years बैक, 2 साल पहले 20 लाख रुपए के लिए। और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन उस टाइम पे क्या थी? उस टाइम पे इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी थी सर? 32 लाख थी। ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वाज रुपीज 23 लाख। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द एसडीवी ऑफ द प्रॉपर्टी, किस दिन? जिस दिन हमारे को ये ट्रांसफर हुई है उस दिन कितनी थी? 32 लाख थी। और बुकिंग के टाइम पे कितनी थी? जब 2 साल पहले बुकिंग की थी तब 23 लाख थी। तो बढ़ गई है ना स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन, 32 हो गई है, पहले 23 थी। अच्छा सर, ही हैज पेड रुपीज 1 लाख बाय अकाउंट पेई चेक। बस यही चेक करने का था अपने को। ही हैज पेड रुपीज 1 लाख बाय अकाउंट पेई चेक एज डाउन पेमेंट। बस बात खत्म। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है? ऑन 1 मार्च 2019 ही सोल्ड द प्लॉट एट फरीदाबाद फॉर रुपीज 7 लाख। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे को स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को हमने रेफर करना है सर? 32 को या 23 को? सर 23 को करेंगे, 23 को करेंगे। आ जाओ जी, आंसर देख लेते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। इसी का एक क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं पहले, थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी लेंगे सर? 23 लाख रुपए लेंगे। और उसने कंसीडरेशन, एक्चुअल कंसीडरेशन उसकी कितनी है सर? 20 लाख है। 20 लाख कैसे हो गई सर? सर 20 लाख कैसे हो गई? क्यों? उसने उस टाइम पे एग्रीमेंट के टाइम पे 1 लाख रुपए दिए थे। 1 लाख रुपए एग्रीमेंट के टाइम पे दिए थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है उसने बुक किया था 20 लाख रुपए के लिए। तो 19 लाख उसने और दे दिए होंगे। वैसे भी 20 लाख रुपए पूरे यहाँ लिखे ही हुए हैं। चलो 20 लाख रुपए पूरे लिखे ही हुए हैं, टोटल लिखा ही हुआ है अमाउंट। तो देखो अब 20 लाख और 23 लाख, 20 लाख और 23 लाख दोनों के बीच में डिफरेंस है। हाँ सर, कम अमाउंट पे है। अच्छा, चेक क्या करने का है अपने को? चेक करने का सर 50,000 इन दोनों का हायर, 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन। 10% ऑफ कंसीडरेशन कितना बनता है सर? 10% ऑफ कंसीडरेशन बनता है 20 लाख का 2 लाख रुपए, यानी कि मैक्सिमम कितना हो गया? 2 लाख। अच्छा सर, 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख को आप लेकर के चलो डिस्काउंट के पास में। डिस्काउंट कितने का सर? 3 लाख रुपए का। अगर डिस्काउंट जो है उस हायर वैल्यू से, जो उन दोनों की हायर थी, ज्यादा है तो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। कितना डिस्काउंट? देखो 3 लाख रुपए टैक्सेबल लिखा हुआ है ना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। दोबारा से सुन लो अगर नहीं समझ में आता तो। सिंपल सी चीज है सर। आपको क्या करना है? 2 चीजें देखनी है, 2 चीजों का हायर देखना है। पहला 50,000 और दूसरा 10% ऑफ कंसीडरेशन। 10% ऑफ कंसीडरेशन कितना है सर? 2 लाख। तो 50,000 और 2 लाख विच एवर इज हायर, बाहर निकाल लो। 2 लाख रुपए को बाहर निकाल लो। अब 2 लाख को किससे कंपेयर करना है सर? डिस्काउंट से। क्या डिस्काउंट 3 लाख रुपए जो है, 3 लाख कैसे आया? 20 लाख और 23 लाख का डिफरेंस। क्या डिस्काउंट जो है वो उस हायर वैल्यू से, हायर ऑफ दैट 2 वैल्यूज, जो वो वैल्यू थी 2 लाख, उससे ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो टैक्सेबल, वरना टैक्सेबल नहीं। सिंपल। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को पूरा किया। और ये क्वेश्चन हमारा थर्ड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ जी बच्चों, आइए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने प्रोविजन सीखा उसके ऊपर। सबसे पहला लिखा हुआ, अखिल है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि अखिल करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और उसने अपनी नीज से, यानी कि बहन की बेटी से कैश गिफ्ट लिया है 75,000 का। तो सर 50,000 से ऊपर है, टैक्सेबल हो जाएगा। और आप कहेंगे सर ये तो मेंबर नहीं है, ये इसकी रिलेटिव नहीं है। नहीं बेटा, रिलेटिव नहीं माना गया। अगर आपने रिलेटिव की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता लगेगा कि नीज और नेफ्यूज जो होते हैं वो हमारी क्या नाम है, रिलेटिव की लिस्ट में नहीं आते। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिस एन है, ठीक है जी, नितिशा हैं,
वो मेंबर हैं अपने फादर के हिंदू अनडिवाइडेड, अपनी फादर की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, ठीक है सर। उन्होंने ट्रांसफर किया है एक हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ से देखने में क्या पता लगता है, हम ना खो जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, चेक करो जी डिस्काउंटेड है या नॉन डिस्काउंटेड है या तो फ्री में है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। हमारे को क्या करना है, हमारे को सबसे पहले तो ये एक्सेप्शन याद रखनी है कि वो मेंबर बोल रहा है, वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि मेंबर हैं वो। अगर मेंबर हैं तो नॉन टैक्सेबल है, यानी कि वो उनकी रिलेटिव है, और रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर अक्षत हैं, उन्होंने रिसीव किया 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड एज गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ 25th मैरिज एनिवर्सरी। देखा, यही बोल रहा था ना मैं, मैरिज एनिवर्सरी लिखा है यहाँ पे, मैरिज नहीं लिखा हुआ। फेयर मार्केट वैल्यू कितना था उसका, 100 पर शेयर था। ही ऑल्सो रिसीव ज्वेलरी वर्थ ₹45,000 जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी फ्रॉम हिज नेफ्यू ऑन द सेम डेट। ठीक है, अब बताओ हमारे पास में क्या है। एक तो हमने ले लिया जी, एक तो हमने ले लिया है अपने फ्रेंड से, एक तो हमने ले लिया गिफ्ट अपने फ्रेंड से, और दूसरा हमने ले लिया है एक नॉन रिलेटिव से। नॉन रिलेटिव से सर फ्रेंड का गिफ्ट कितने का है, सर फ्रेंड का गिफ्ट हमारा है 100 रुपीज़ पर शेयर है और 100 शेयर्स लिए हैं, यानी कि इन्होंने हमें दिए हैं 10,000 रुपीज़ के गिफ्ट, और नेफ्यू ने हमारे को दिए हैं 45,000 रुपीज़ के गिफ्ट। सर फ्रेंड गिफ्ट दे सकता था, लेकिन कब दे सकता था, मैरिज पे दे सकता था, मैरिज एनिवर्सरी पे नहीं दे सकता था। तो टोटल हम दोनों ट्रांजैक्शंस का टोटल करेंगे, 55,000 रुपीज़ जो है वो टैक्सेबल आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा सर, टैक्सेबल आ जाएगा। तो ये क्या है, 55,000 टैक्सेबल। नेक्स्ट लिखा हुआ है, किशन है, उसने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को गिफ्ट की है एक कार। किशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, किशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गिफ्टेड ए कार टू हिज सन ऑफ करता फॉर अचीविंग गुड मार्क्स, जिसकी की फेयर मार्केट वैल्यू थी 5,25,000 रुपए। सर रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है, नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल। ओके, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ बढ़िया सा, नेक्स्ट हमारे पास में एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास में आपके मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं सर, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मिस्टर हरी एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसने एक बिल्डिंग सेल की इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, यानी कि उसने बिजनेस किया और अपने फ्रेंड राजेश को एक बिल्डिंग बेची है, जो कि डीलर था ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का, यानी कि जो बेच रहा है वो कौन है, वो सर वो एक पर्सन है जो कि जिसका की काम ही है बिल्डिंग बेचने का, और जो खरीद रहा है वो क्या है जी, वो डीलर है को, और किस चीज़ का डीलर है, ऑटोमोबाइल्स का है। उसका क्या नाम है, बिजनेस या लैंड से किसी से कोई लेना देना नहीं है। फॉर रुपीज़ 90 लाख रुपीज़, 90 लाख रुपए उसकी सेल्स कंसिडरेशन थी एज ऑन 1 जनवरी 2019 व्हेन एसडीवी वॉज 1.5 करोड़। 150 लाख का मतलब क्या हो गया, 1.5 करोड़, यानी कि जिस दिन बेचा गया है उस दिन क्या था सर, 1.5 करोड़ था। जिस दिन बेचा गया है उस दिन क्या था, 1.5 करोड़ था, और कितने में बेचा गया है, 90 लाख रुपए में बेचा हुआ है। डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है 60 लाख रुपए का। चलिए आगे पढ़ते हैं, पहले बाद में पता लगेगा। द एग्रीमेंट वॉज हाउ एवर एंटर्ड ऑन 1 सितंबर 2018 व्हेन एसडीवी वॉज 1,40,000, ओ सॉरी 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है जी, 140 लाख का मतलब 1 करोड़ 40 लाख, यानी कि पहले उसने क्या किया था, पहले उसने अपना डेट ऑफ एग्रीमेंट पे उसका एसडीवी कितना था, 1 करोड़ 40 लाख, आज बढ़ के हो गई है 1 करोड़ 50 लाख। अब हमें किस चीज़ का वेट है, हमें ये चीज़ का वेट है कि हमें क्वेश्चन बताया कि कोई डाउन पेमेंट की गई थी, और की गई थी
कैश में या फिर इलेक्ट्रॉनिकली या फिर अकाउंट पे ही चेक से या क्रॉस चेक से, ब्ला ब्ला जो भी चीजें हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेट खत्म हो जाएगा हमारा। मिस्टर हरी हैड रिसीव डाउन पेमेंट ऑफ ₹15 लाख, मुबारक हो, 15 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दी हुई है बाय क्रॉस चेक। ओ माय गॉड, क्रॉस चेक नहीं करना था यार, इसको क्या करना था, इसको अकाउंट पे ही चेक से करना था या फिर करना था किससे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब सर हमारे पास प्रोविजन क्या कहते हैं कि हमारी एसडीवी क्या चेक की जाएगी सर, 1,50,00,000। ये बात समझ में आती है ना? हाँ सर, इस चीज को हमने कैपिटल गेन में भी अच्छे से किया था। अच्छा, फ्रॉम मिस्टर राजेश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ हरी एंड राजेश, दोनों का ही टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहा है। एज्यूमिंग दैट मिस्टर हरी वॉज परचेज दिस बिल्डिंग फॉर ₹75 लाख ऑन 12 जुलाई 2017। भाई साहब, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कैपिटल गेन जो है वो करवाने की, वो चेक करवाने की हमसे कोशिश की गई है। तो चलो अब ना इसका आंसर बनाएंगे हम, इसका आंसर बनाएंगे तरीके से। नंबर 1, केस नंबर 1 हम इसका लिखेंगे। अच्छा, केस नंबर 1 क्या, हमने पूरा क्वेश्चन तो शायद पढ़ा नहीं। व्हाट वुड बी योर आंसर, वुड बी योर आंसर डिफरेंट इफ हरी वाज अ शेयर ब्रोकर इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर? अगर वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता, शेयर मार्केट में डील करने वाला होता, तो क्या आपका आंसर कुछ और होता? तो हमने इसके 2 केस बना लेने हैं सर, केस 1 और केस 2। ठीक है, चलो जी चेक कर लेते हैं जी। केस 1 में हमारे पास में हम पहले बात करेंगे किसकी, मिस्टर हरी की। ठीक है, लिखेंगे जी इस तरीके से, मिस्टर हरी। देखिए क्वेश्चन पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो इसको अब लिखा जा सकता है, मिस्टर हरी इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 43CA। ठीक है जी, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात हो रही है ना अब इसकी। क्यों? क्योंकि सर बिल्डिंग जो थी, जो उन्होंने बेची है, बिल्डिंग जो थी वो इसका क्या था, स्टॉक इन ट्रेड, SIT था। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 क्या, ही ट्रांसफर दिस बिल्डिंग, उसने कितने लाख रुपए के लिए, फॉर कंसीडरेशन लेस देन 1.50 करोड़। ठीक है जी, 1.5 करोड़ बोलेंगे ना हम, तो लेस देन SDV लिखो, इसको बाद में लिखेंगे फिर, लेस देन SDV। और ये कितना हो गया सर, 90 लाख। ठीक है जी, जो कि कम है 1.5 करोड़ से, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अच्छा जी, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, अब कहता है कि जो SDV है ना, SDV वो 110% ज़्यादा है, यानी कि वो जो हमने प्रॉफिट मार्जिन की बात की थी ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉफिट मार्जिन की बात की थी, हमने ये भी तो चेक करना है कि भाई ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा या किस तरीके से होगा। तो हम ये देख लेंगे कि हमारे पास में जो अमाउंट था उसको हम 10%, मतलब हम वहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी करते हैं, कैपिटल गेन में भी करते हैं। तो वो जो सिचुएशन थी ना कि हमारे पास 50,000 से ऊपर होना चाहिए SDV, 50,000 और 10%। ठीक है जी, उसका हायर निकालेंगे और डिस्काउंट को कंपेयर करेंगे इससे, यानी कि ये जो 60,000 है, क्या ये उस अमाउंट से ज़्यादा है? हाँ सर, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, हमने चेक करके पता कर लिया। ठीक है, आप भी चेक करके पता कर सकते हैं, ये ज़्यादा है। ठीक है जी, तो इन दिस क्वेश्चन मिस्टर हरी रिसीव डाउन पेमेंट ऑफ ₹15 लाख बाय क्रॉस चेक। ठीक है जी,
क्रॉस चेक से, ठीक है जी। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, देयरफॉर एसडीवी शैल बी 1.50 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए, वरना हम 1.40 की मानते, ठीक है। उन्होंने जो था वो ऑप्शन लूज कर लिया था, तो अब उसकी बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी सर? उसकी बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी, ये हमने एक्सप्लेनेशन लिख दी यहाँ पे कि हमने 1.5 करोड़ क्यों लिया, 1.40 क्यों नहीं लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे उनकी बिजनेस इनकम कितना है? उनकी बिजनेस इनकम है सर 75 लाख, जो कि 1.5 करोड़ माइनस 75 लाख सर। यहाँ पे हम इनकी बिजनेस इनकम निकाल रहे थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो दूसरे पर्सन की है ना, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ बताने के लिए किया है कि 90 में बेच दिया और 1.5 करोड़। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे 75 लाख रुपीस क्यों टैक्सेबल हुए एज अ बिजनेस इनकम, क्योंकि रीजन ये था 1.5 करोड़ रुपए की चीज को इन्होंने 90 लाख रुपए में बेच दिया, इसलिए इनके पास में ये टैक्सेबिलिटी आई है। ये था केस 1 हमारे पास में, और टैक्सेबिलिटी हमने मिस्टर हरी की बताई है। अब सर मिस्टर राकेश की भी बताएंगे हम केस 1 के अंदर। मिस्टर राजेश था इनका नाम, मिस्टर राजेश इज अ ऑटो पार्ट डीलर था वो, हाँ ऑटो पार्ट डीलर, ठीक है जी। देयरफॉर बिल्डिंग इज अ कैपिटल एसेट, इज अ कैपिटल एसेट। मैंने इस सेक्शन की शुरुआत में बताया था ना कि गिफ्ट्स टैक्सेबल कब होते हैं? जब मिलने वाले के हाथ में वो कैपिटल एसेट्स होते हैं, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होते, इन हिज हैंड। तो आप इस आंसर को इस तरीके से फ्रेम करेंगे, आपको जरूरी है करना। अब आगे प्रॉपर्टी परचेस्ड बाय हिम ऑन डिस्काउंट more than ₹50,000 ए और बी क्या? 10% ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है। ये हमें बताना पड़ेगा कि हमने इस चीज को चेक किया है, हमने इस चीज को चेक किया है, ठीक है जी। अब हमारे पास में हमने इस चीज को चेक किया है और ये 1.5 करोड़ रुपए इसकी एसडीवी थी और 90 लाख में इसने खरीदा है। और ये दोनों कंडीशन के अंदर जो भी अमाउंट आता है, कंसीडरेशन कितना था? 90 लाख। 90 लाख का 10% कितना होता है? 9 लाख रुपए। अब हमारे पास में 9 लाख रुपए जो हैं, 9 लाख रुपए से हमारे पास में जो डिस्काउंट है वो कितने का है सर? डिस्काउंट है हमारे पास में डिस्काउंट है हमारे पास में 60 लाख रुपए का, डिस्काउंट है हमारे पास में 60 लाख रुपए का, है ना। देखो ध्यान से सुनना, 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन कितना था? 90 लाख, 90 लाख, ठीक है जी। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास में 10% ऑफ कंसीडरेशन से, वो आ जाती है 9 लाख। भाई 90 लाख का 10% कितना? 9 लाख। 9 लाख और 50,000, विच एवर इज हायर, तो हमारे सामने क्या आ गया? 9 लाख रुपए आ गया, ठीक है जी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना? यही तो दोनों डिस्काउंट है ना हमारे पास में, यही दोनों क्या है हमारे? यही डिस्काउंट है। और वो कितना है? वो है सर 60 लाख। अब हमें चेक करना है, क्या सर 60 लाख रुपए, क्या 60 लाख रुपए हमारे, क्या 60 लाख रुपए हमारे 9 लाख रुपए से ज़्यादा है? हाँ सर ज़्यादा है। एज डिस्काउंट इज मोर देन दिस, देयरफॉर
₹60 lakh is taxable in the hands of Mr. Rajesh as IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है जी, ये हमारा केस 1 का आंसर लिखा हुआ है। और केस 2 के अंदर भी है ना, आंसर पे कोई, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही रहता हमारा जवाब। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे को ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो जाता है। ओके।